गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेहरू जी के राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जिस प्रकार आपको पता है कि नेहरू जी एक व्यापक और खुले दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने राष्ट्रवाद के संदर्भ में भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण को शामिल करते हुए अपने राष्ट्रवाद को विश्लेषित किया है या राष्ट्रवाद की विशेषताओं को परिभाषित किया है। गांधी और नेहरू में ये समानता रही है, या हम कह दें कि नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं गांधी जी के राष्ट्रवाद से समर्थन करता है या उसको समर्थित करता है। गांधी और नेहरू दोनों ने ही इस बात का समर्थन किया है कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है वो भारत की जो संस्कृति है, जो विविधता है, और उस विविधता में जो एकता का जो सूत्र है या उस विविधता को एकता में बांधने का जो माध्यम है, उस माध्यम को ही दोनों ने राष्ट्रवाद के नाम से या राष्ट्रवाद के अंतर्गत रखा है या राष्ट्रवाद के नाम से उसको परिभाषित किया है। देखें आप, नेहरू का जो दृष्टिकोण है राष्ट्रवाद के संदर्भ में, वो परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब जहां आप किसी अन्य राष्ट्र के प्रति किसी प्रकार की कोई भावनाएं या सकारात्मक भावनाएं नहीं रखते हैं, ऐसे राष्ट्रवाद को परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये पूरी तरह से परंपरागत रूप से राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते हैं। इनका जो राष्ट्रवाद है वो मानव कल्याण के लिए या मानवों के भीतर जो भावनाएं हैं राष्ट्र के प्रति या उस संस्कृति या संस्था के प्रति या उस वैचारिक जो संगठन है या वैचारिक जो एकता स्थापित की गई है, उस एकता के प्रति हम बात कर रहे हैं। उसी एकता को उन्होंने राष्ट्रवाद का नाम दिया है। कहीं ना कहीं ये जो अतीत और जो ये भविष्य के जो सपने, अतीत की जो प्रेरणा है या जो सबक है, शिक्षा है, और भविष्य के जो स्वप्न है, उन स्वप्नों के बीच का जो बैलेंस है या समन्वय है, उस समन्वय को भी उन्होंने राष्ट्रवाद का नाम दिया है। यानी नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो पूरी तरह से किसी किसी देश के प्रति जो कट्टर भावनाएं हैं या जो कट्टरता जो है विचारों में, उस विचार को राष्ट्रवाद नहीं मानते। कहने का मतलब बताने या अभिव्यक्ति की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए थोड़ा सा असमंजस पैदा कर देती है कि क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है जो तिलक का या गोखले का, तिलक या उससे पहले दयानंद सरस्वती या किसी अन्य राष्ट्रवादी का रहा है, या गोखले का जो राष्ट्रवाद रहा है, या राजा राम मोहन रॉय का राष्ट्रवाद जो रहा है, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन परिस्थितियों में या उन स्थितियों घटनाओं के अंतर्गत जैसा राष्ट्रवाद उन विचारकों को महसूस हुआ, उन्होंने इसी प्रकार से राष्ट्रवाद को समर्थन दिया। वहीं मिस्टर नेहरू ने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के जो विभेद है या जो अंतर है उसको मिटाते हुए लगभग एक जैसा दोनों को रखा। यानी उनके राष्ट्रवाद के अंतर्गत ऐसे मूल्यों को समावेश किया गया है या ऐसे मूल्यों को स्थापित किया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी राष्ट्र के प्रति या अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने में सहयोग करते हैं या अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद को नेहरू जी ने अप्लाई किया है अपने राष्ट्रवाद के अंतर्गत। देखें एक एक करके, यानी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं, जो कि कट्टरता या किसी अन्य प्रकार की उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अंग्रेजी सरकार के प्रति मात्र उत्प्रेरणा ही राष्ट्रवाद नहीं है। आजादी से पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध और आज़ादी के बाद अन्य किसी राष्ट्र के विरुद्ध किसी प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाली जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। ठीक है, जो नेहरू जी का जो दृष्टिकोण है वो क्या करता है कि हमारी जो सांस्कृतिक बहुलता है, कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, उस सांस्कृतिक बहुलता के संदर्भ में राष्ट्रवाद एकता का सूत्र है। यानी वो जो विविधता है सांस्कृतिक, भौगोलिक या भाषाई या किसी भी प्रकार की भारत में जो विविधता है, उस विविधता को बांधने का जो तत्व है या उसको एकता के सूत्र में बांधने की जो बात है या वो जो तत्व है या जो वो भावनाएं हैं,
वे भावनाएं ही वास्तव में भारत के या नेहरू जी के राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो आप ये समझे कि वो संकीर्णता को लेकर साथ नहीं चल रहे हैं, वो किसी प्रकार की कट्टरता को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, वो किसी प्रकार के द्वेष या किसी प्रकार की हिंसा या नफरत को राष्ट्रवाद में शामिल करने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका जो राष्ट्रवाद है वो मूलतः भारत की जो परम भावनाएं रही हैं अतीत से लेकर वर्तमान तक की, और वर्तमान से लेकर जो भविष्य के वो सपने बता रहे हैं, उन सब व्यवस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित कर रहा है। और उसके लिए वो दूसरों के सहयोग को या दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को शामिल करते हुए जो नवीन विचारधारा डेवलप हो रही है या जो नवीन तत्वों का समावेश भारतीय संस्कृति की विचारधारा में हो रहा है, उन सब तत्वों को मिलाते हुए एक राष्ट्रवाद का मिश्रण तैयार करते हैं, जो कि उस समय के परंपरागत राष्ट्रवाद या परंपरागत राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जा रहा है। अब हम एक एक करके इनकी जो विशेषताएं, उन विशेषताओं को देखते हैं। आपकी समझ में आया होगा कि नेहरू जी जो हैं वो आपको पता है कि विदेश में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, विदेशी कल्चर से भी इनका संपर्क रहा और विदेश में पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के निकट संबंध में ये रहे। तो इनके विचारों में जो उदारता है या विचारों में जो विविधता है या विचारों में जो खुलापन है, वो कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं में वो अच्छाइयाँ हैं और उन अच्छाइयों को स्वीकार करने की जो भावना है, उन्हें पता है कि वहाँ ये चीज़ अच्छी है यूरोप के पूंजीवाद में या रूस के साम्यवाद में, तो कट्टरता होती तो हमको रोक देती वहाँ कि नहीं, हम अपने देश की जो परिस्थितियाँ या अपने देश में जो विचारधाराएं चल रही हैं उनको ही शामिल करेंगे राष्ट्रवाद में। ऐसा हो सकता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, ऐसा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नहीं है। भारत की तो विशेषता ये है कि भारत दूसरे वर्गों या दूसरे जातियों या दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को स्वीकार करता है और निरंतर संघर्ष करता है, निरंतर जिज्ञासु बना रहता है, निरंतर अपनी परंपराओं पर जो लंबे समय से चली आ रही हैं, मानव कल्याण पर केंद्रित हैं या आधारित हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना ही वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत मानते थे। ठीक है, तो इसकी जो पहली विशेषताएं हैं, निम्न है, और उनमें सबसे पहला जो विचार आता है वो आता है भावनात्मक पक्ष। राष्ट्रवाद एक भावनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, या हम कहते हैं राष्ट्रवाद एक भावनात्मक पक्ष है। तो इसके अंतर्गत वो क्या कहते हैं कि देखिए आप, राष्ट्रवाद एक कोई आवेश नहीं है कि गुस्सा आया और उतर गया, या राष्ट्रवाद कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं है कि कुछ समय के लिए आया और फिर हम भूल जाते हैं, जैसे कि हम कभी कभी करते हैं चीन के विरोध करने तक, या कोई ऐसी घटना घट जाती है बॉर्डर पर, तब हमारा राष्ट्रवाद जागृत हो जाता है और फिर हम इस राष्ट्र के निर्माण की बजाय, निर्माण में योगदान देने की बजाय इसके विध्वंस में या इसके अव्यवस्थित होने में योगदान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भावनात्मक पक्ष क्या है, वहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जो हम इनकी जो प्रक्रिया, वो कह रहे हैं कि हमारी जो आस्था और विश्वास जो है, आस्था और विश्वासगत जो प्रक्रिया है, चलो इसको और सिंपल कर लेते हैं, जो हमारे मूल्य हैं भारतीय संस्कृति के, मूल्यों में विश्वास या आस्था, जो प्राचीन मूल्य हैं उनमें तो हमको क्या रखनी है, आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, और हमको आगे क्या करना है कि जो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से संघर्ष करने की जो क्षमता है, वर्तमान की चुनौतियों से संघर्ष की क्षमता, और इन दोनों के आधार पर जब हम एक भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, उस भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसके प्रति जो हमने प्रोग्राम निश्चित कर रखे हैं, उन प्रोग्रामों को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, भविष्य को सुनिश्चित करने की आकांक्षा। अब ये कैसा पक्ष है, ये सभी क्या है, भावनाएं हैं, स्वप्न हैं, या हमारी कुछ इच्छाएं हैं, या हमारे कुछ विचार हैं,
ये जो निरंतर बदलने वाले हैं ये मूल्य जिन पर हमको आस्था रखनी ही पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि हम ये कार्य करें या नहीं करें, ये नैतिक मूल्यों के अधीन है या नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जिस व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं या नैतिक मूल्यों और अनैतिक मूल्यों के बीच जो संघर्ष चलता है और उसमें जो भावना हमको बचाती है अनैतिकता करने से या किसी गलत कार्य को करने से, उस भावना का ही नाम इन्होंने क्या रखा है, राष्ट्रवाद। और आज से ही नहीं, भारत वर्तमान परिस्थितियों में आज सक्षम है कोई बात नहीं, लेकिन प्राचीन समय से ही एक लंबा संघर्ष हम करते आ रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं और जिन मूल्यों की हम रक्षा कर रहे हैं या जिन मूल्यों की रक्षा करने की जो हमारी आदत है या संघर्ष करने की जो हमारी कैपेसिटी है, वो जहाँ से हमको मिलती है, वो प्रेरणा हमको जहाँ से मिलती है, उस प्रेरणा का ही नाम इन्होंने क्या रखा है, राष्ट्रवाद। जो बड़े से बड़े संघर्ष के समय भी हमें क्या रखती है, संघर्ष, बड़ी से बड़ी चुनौती या कठिनाई के समय भी हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। ऐसी प्रेरणा को ही नेहरू जी ने क्या कहा है, राष्ट्रवाद। क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ये कहीं ना कहीं मानव कल्याण पर भी केंद्रित हैं या मानव कल्याण के लिए काम करती हैं। ठीक है, अब मानव कल्याण पर केंद्रित होने के कारण ही ये इन भावनाओं का सम्मान करते हैं और उस कट्टरता, किसी भी प्रकार की कट्टरता का विरोध करते हैं या कट्टरता की जो भावनाएं हैं या कट्टर जो भावनाएं हैं उनका विरोध किया जाता है नेहरू जी के राष्ट्रवाद में। यानी उदारवादी व्यक्ति एक तरीके से सांस्कृतिक आधार पर भी, राजनीतिक आधार पर भी, आर्थिक या धार्मिक आधार पर भी ये एक उदारवादी व्यक्तित्व का निर्माण किया गया है। और वो उदारता या वो जो गुण है इनके भीतर, या प्रत्येक भारतीय की बात करते हैं या प्रत्येक नागरिक की बात करें, हम भारत के जो रहने वाले हैं, सदियों से जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, चुनौतियों से संघर्ष कर रहे हैं, उन सब में जो तत्व समान है और उन सब में जिस तत्व के आधार पर इस राष्ट्र से या इस देश से जो जुड़ाव है, उस भावनात्मक जुड़ाव को ही इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रवाद कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मतलब आप देखते हैं कि जिस तरह एक बीज होता है, बीज में पल्लवित होने का गुण हमेशा बना रहता है। जैसे ही परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं और वो अपने आप को वृक्ष के रूप में या पादप के रूप में विकसित करना चाहता है, तो वो जो उसके अंदर वो जो जिजीविषा है या वो जो संघर्ष करने की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ही इनके अनुसार राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो निरंतर भारतीयों ने भी अपने आप को डेवलप किया है, निरंतर अपने आप को प्रगतिशील किया है, निरंतर दूसरी संस्कृति के साथ संपर्क स्थापित किए हैं, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार किया है और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें आती हैं राष्ट्रवाद के अंतर्गत। और ये सारी कोई वस्तु नहीं है, राष्ट्रवाद भावनाएं हैं, इमोशंस हैं जो किसी राष्ट्र के प्रति हैं। और उन्होंने उन इमोशंस का कारण बताया या किस किस चीज़ को इमोशंस के साथ जोड़ा है, वो मैंने आपको बताया। दूसरी जो विशेषता आती है इनकी आती है, इन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति भविष्य का सुंदर समन्वय किया। यानी मिस्टर नेहरू इस प्रकार का समन्वय करना चाहते हैं या इस प्रकार की व्यवस्था को राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की जो प्राचीन जो संस्कृतियां हैं या उस प्राचीन संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, अगर हम बात करें, देखो अतीत की अगर बात करते हैं, अतीत के मूल तत्व क्या हैं? एक तो हम जिज्ञासा रखते हैं और जिज्ञासा रखी भी जानी चाहिए। ठीक है, एक हम मानव मात्र के प्रति या किसी भी जीव के प्रति प्रेम भावनाएं रखते हैं, सहिष्णुता, सांस्कृतिक विरासत जो हमारी है, मूल्य जो हैं, नैतिक मूल्य, इन सबको मिलाकर या इन पर गर्व करने की भावना, ये गर्व करने की भावना हमें राष्ट्रवाद से जोड़ती। ये कहना चाहते हैं कि आप कितने ही मॉडर्न हो जाएं, लेकिन आपको अपनी इन विशेषताओं पर हमेशा गर्व करना चाहिए, जो एक लंबे समय से आप जिनका पालन करते आ रहे हैं। सीधी सी बात है, जो उचित है, सकारात्मक जो है।
लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर इनको हटा दिया जाएगा, यानी भारत अपने अतीत को छोड़ देगा या अतीत को भूल जाएगा, तो भारत वो भारत नहीं रहेगा जिस भारत पर हमें गर्व करना चाहिए। तो देखें कि वो कह रहे हैं कि अगर भारत अपने अतीत को छोड़ देता है तो वो भारत नहीं रहेगा जिस पर हमें गर्व है। यानी वो कहीं ना कहीं प्राचीन जो परंपराएं हैं उनका भी समर्थन करना चाहते हैं या उनका भी समर्थन करते हैं अपने राष्ट्रवाद के अंतर्गत। ठीक है, तो ये नेहरू ने अपने उन तत्वों के बारे में बात की थी और इन्होंने इन तीनों के बीच में समन्वय को ही क्या नाम दे दिया, राष्ट्रवाद का नाम दिया। देखो, यानी अतीत हमारे लिए किसका काम करता है, नेहरू के अनुसार नींव का काम करता है और ये नींव वाकई में सुंदर है। बस आगे देखें, आगे वो और वो क्या कहते हैं इससे संबंधित, तो वो ये तो कह रहे हैं कि अतीत पर हमें काम करना चाहिए। अब वर्तमान से संबंधित निर्देश दे रहे हैं कि वर्तमान में हमें क्या ध्यान रखना है, कि वर्तमान में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन परंपराओं के प्रति मूल्यों के प्रति आकर्षण तो ठीक है, उचित मानते हैं, परंतु समय के अनुसार यानी वर्तमान परिस्थितियों में, परंतु उन परंपराओं या संस्कृतियों में या दृष्टिकोण में वर्तमान के अनुरूप भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रूढ़िवादी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हम, रूढ़िवादी। और रूढ़िवादिता किसी भी प्रकार से मानव राष्ट्र या किसी के भी कल्याण के लिए नकारात्मक पक्ष है। नेहरू जी ने अपने आप को परिवर्तित करने का माध्यम इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जो अतीत है माल्य स्वर्णिम था आज उसमें जिस समय के अनुसार जैसी परिस्थितियां चाहिए ऐसा परिवर्तन भी करना होगा। हम कोरा उसको अंधानुकरण करने का समर्थन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर और क्या कहते हैं वो, कि मैं किसी भी परंपरा या रीति नीति का अंधानुकरण नहीं करना चाहता या उसका समर्थन नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें किसमें बदल देता है, रूढ़िवादिता में। और रूढ़िवादिता किसी भी राष्ट्र या किसी भी व्यक्ति के विकास या कल्याण के लिए सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती है। नकारात्मक रूप से उस राष्ट्र या उस व्यक्ति को, समाज को, उस व्यवस्था को क्या करती है, वो प्रभावित करने का काम करती है। तो इस बात का उनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। सीधी सी बात है कि राष्ट्रवाद को आप किससे जोड़ना चाहते हैं और राष्ट्रवाद कैसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आधारित करते हुए उन्होंने भविष्य का निर्माण करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अतीत को भी नहीं छोड़े, लेकिन अतीत की जो धूल लग गई है, जो ऐसी परंपराएं जो वर्तमान में अनुकूल नहीं है, समय के अनुकूल नहीं है, विरोध में है, या समाज या राष्ट्र के विकास को बाधित करती हैं, उसमें बाधा डालने का काम करती हैं या उसमें विखंडन उत्पन्न कर रही हैं, ऐसी विशेषताओं को आप क्या कर दें, वर्तमान में परिवर्तित कर दें, यानी उनको छोड़ दें। उनमें किसी प्रकार का कोई उसका अनुसरण नहीं किया जाए, अंधानुकरण नहीं किया जाए। जो चीज़ें आज अनुकूल हैं उनका, और वो अतीत से अगर आई हैं तो उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो अतीत से आई हैं लेकिन वर्तमान में वो समय के अनुकूल नहीं है, तो उस बात का समर्थन नेहरू जी के द्वारा नहीं किया गया। सीधी सी बात है। वो या तो ऐसा कहते हैं कि उन परंपराओं को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए जो वर्तमान में समय के अनुकूल नहीं है, या फिर उन परंपराओं में आज के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए, यानी पूर्णतः छोड़ दिया जाए या उसको आज के अनुसार डाल लेना ही उपयुक्त रहेगा, जिससे हमारी जो संस्कृति है, ये जो हमारी संस्कृति का विशेष गुण है, दूसरों को आत्मसात करने का, ये गुण निरंतर बना रहेगा। आज हम परिवर्तन करेंगे तो हमें कहीं कोई चीज़ अच्छी दिख रही होगी किसी अन्य संस्कृति की, उसको अडॉप्ट करेंगे, या तो ऐसा होगा तो हमारा उस संस्कृति के साथ निकट संबंध होगा, या फिर हम अपने स्व विवेक से
दूसरी परिस्थितियों से या दूसरी संस्कृतियों से प्रेरणा लेकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन कर देंगे। एक तो एज इट इज वैसा का वैसा ला कर रख दें, या फिर जो अनुकूल है उसके, हमारी परिस्थितियों में भी अनुकूल है और वहाँ भी अच्छे से काम कर रहा है, उसको तो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन वहाँ अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है या वहाँ वो है नहीं और हमारी परिस्थितियों में हम उस चीज़ को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको परिवर्तनशील करना होगा, उसको जोड़ना होगा, ऐसा मिस्टर नेहरू कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं उन परंपराओं को जिन पर बहुत लंबे समय से धूल मिट्टी आ गए हैं या वो धूल दूषित हो गए हैं, छुप गए हैं उनकी वास्तविकता, उनकी मिट्टी झाड़ने का काम यानी परिवर्तन करने का काम ही राष्ट्रवाद का अंग मानता हूँ या राष्ट्रवाद में सहायक मानता हूँ। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर उन्होंने अतीत वर्तमान में समन्वय करते हुए एक सुंदर भविष्य या सुंदर भारत का निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जो कि उन्हें राष्ट्रवाद से जोड़ता है। आगे देखें, तीसरा जो उनके राष्ट्रवाद का तत्व है वो है उनका व्यापक या खुला दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण, अब देखो ये खुद उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की है? ब्रिटिश संस्कृति में, ठीक है। अब वहां पर उन्होंने ब्रिटिश संस्कृति या सभ्यता को बड़ी नजदीकी से देखा। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि अब वहां या तो इन तीनों तत्वों में समन्वय करना चाह रहे हैं। यहां पर मिस्टर नेहरू पूर्व व पश्चिम में समन्वय करना चाहते हैं। ठीक है, व्यापक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया? व्यापक दृष्टिकोण का मतलब ये रह गया कि आप खुद में कितना सुधार करना चाहते हैं, दूसरों की कितनी चीजों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। यहाँ हम छोड़ने की बात कर रहे थे, वे परंपराएं जो हमारे काम की नहीं है उनको हमको क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, यानी खुद में सुधार कर। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दूसरों में जितनी अच्छी हैं, यानी पूर्व हम पश्चिम, जो पश्चिमी संस्कृति है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, जो भी हैं, फ्रांस, जो भी यूरोपियन राष्ट्र हैं या जो भी अमेरिकन महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं, वहाँ उन पूर्व और पश्चिम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी मैंने पहले ही आपको बताया था कि इनका अंतर्राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रीयतावाद जो है वो लगभग एक जैसे ही है। ये अंतर्राष्ट्रीयवाद की शर्त किसको मानते हैं? राष्ट्रवाद को। यानी जैसा हम अपने राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को भी अडॉप्ट करना होगा और अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए। और जैसे हम ये कार्य करेंगे तो हमारी संस्कृति समृद्ध तो होगी और हम उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई राष्ट्रों से जहाँ से हमने वो संस्कृति अडॉप्ट की है, उनके साथ कनेक्शन स्थापित करने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीयकरण भी उस चीज़ का कर देंगे। यानी आज आप देख रहे हैं कि फ़ोन सैमसंग का हो या किसी कंपनी का, भारत में भी है तो दूसरी चीज़ों में भी, दूसरे देशों में भी है, तो समान हो जाएगा। हमको वहाँ जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा और वो यहाँ आएंगे तो उनको अजीब नहीं लगेगा। टेक्नोलॉजी के मामले में चेहरे मोहरे फिर भी बदल जाएंगे, हिंदुस्तानी थोड़े अलग प्रकार के होंगे, वो अलग प्रकार के, वहाँ पर तो भिन्नता होगी, लेकिन जो वैचारिक जो विचार होंगे वो कुछ ना कुछ विचार भारतीय संस्कृति में भी उनको अपने यहाँ के मिलेंगे, तो उनको अजीब नहीं लगेगा। और हम वहाँ जाएंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ, ये तत्व तो हमारे यहाँ भी शामिल है, हमारी राष्ट्रवाद में भी ये चीज़ शामिल है। इसलिए उन्होंने पूर्व और पश्चिम का समन्वय करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने मिथ्या अभिमान नहीं करना, मिथ्याभिमान को त्यागना होगा। मिथ्याभिमान को क्या करना होगा? त्यागना होगा। कैसे? कि हमें अपनी जो वीकनेस हमको दिखी है उसका त्याग कर दिया हमने पहले में, और दूसरी संस्कृति की चीज को क्या होगा? अपनाना होगा। दूसरी संस्कृति की जो श्रेष्ठता है उसे अपनाना होगा, और जिसका दृष्टिकोण व्यापक होगा वो ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपको अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी। नेहरू जी कहते हैं अपनी कमियां देखेंगे और दूसरों की क्या देखनी पड़ेगी? खूबियां देखनी पड़ेगी, और उन खूबियों को अपनाना पड़ेगा। खूबियां देखकर अपनाना होगा, और ये अपनाने का ही नाम क्या रख दिया हमने? व्यापक दृष्टिकोण।
तो आप देखिए कि नेहरू जी का दृष्टिकोण व्यापक होने का कारण क्या है कि वो खुद भी इसी प्रकार के माहौल में ढले, इसी प्रकार के माहौल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, या उनको जो लोग मिले वो कुछ इसी तरह के उदार व्यक्ति थे, जैसे मिस्टर गांधी की बात कर लें या उनके पिता मोतीलाल नेहरू की बात कर लें, या उस समय के तत्कालीन जो व्यक्ति हैं या तत्कालीन जो राजनीतिक नेतृत्व है भारत का, उस नेतृत्व में भी ये दृष्टिकोण बड़ी उदारता से पाएगा, एक दो अपवादों को अगर छोड़ दिया जाता है। यानी कुछ व्यक्ति कट्टर राष्ट्रवादी हैं, कट्टर राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जिनका दृष्टिकोण इस राष्ट्रवाद को लेकर कैसा है, व्यापक है। यानी हमें अतीत के साथ गति करते हुए वर्तमान के साथ या वर्तमान प्रवृत्तियों को भी भारतीय संस्कृति में या अपनी संस्कृति में शामिल करना होगा, चाहे वो भारतीय संस्कृति की हो, चाहे वो किसी अन्य संस्कृति की हो। कहने का मतलब भारत में भी विविधता है, भारत में भी विभिन्न संस्कृति एक साथ काम करती है, तो हम अपनी भारतीय संस्कृतियों को भी सम्मेलन करें, समायोजन करें, समन्वय करें आपस में, और फिर ऐसा ही समन्वय हम दूसरों की संस्कृति के साथ भी करें या दूसरे देशों की संस्कृति के साथ भी ऐसा समन्वय करें, तब हम वास्तव में किस रूप में माने जाएंगे, खुले व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे। और ये बात मिस्टर नेहरू ने स्पष्ट तौर पर कही है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि एक तो हम किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। देखो कितनी अच्छी बात है, और ये राष्ट्रवाद भी है, क्योंकि नागरिकों में हीनता होगी तो राष्ट्र भी कैसा फील करेगा, हीन ही रहेगा, पीछे रहेगा। आप अगर किसी को देखते हैं सूट बूट पे पहने हुए, तो आपके मन में भी अगर विचार आता है कि मुझे भी ऐसा पहनना चाहिए, या कोई विचार इतना अच्छा लगता है कि उस विचार को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस विचार को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी अगर संस्कृति या परिवेश उसको स्वीकृति नहीं देता है तो आप उस विचार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी हमको छूट होनी चाहिए। तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या आ जाती है, हीनता आ जाती है। वर्तमान में कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग भाषा को लेकर बड़े हीनता महसूस करते हैं। किसी को ये भाषा आती है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसका प्रभाव अच्छा है, किसी को ये भाषा नहीं आती है तो उसका प्रभाव कम है, या उसको ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव कम है। वास्तव में है या नहीं ये अलग मैटर होता है, लेकिन सबसे पहले विचार किसके मन में आता है, उस व्यक्ति के मन में। तो ऐसे ब्रिटिश संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति की कोई बात हमें अच्छी लगती है लेकिन हम अपना नहीं पाते हैं, तो हमारे मन में क्या आ जाती है, एक प्रकार की हीनता आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, समाज के और मानव कल्याण के लिए या राष्ट्र के लिए वो उचित है, तो आपको ऐसी संस्कृति को तुरंत या ऐसे विचारों को तुरंत अपना लेना चाहिए। इससे आपके मन में वो जो हीनता है अपनी संस्कृति को लेकर और जो एक आकर्षण है दूसरों की संस्कृति को लेकर, उसके बीच में जो अंतर है वो अंतर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर वो ये भी कहते हैं कि आप दूसरों की संस्कृति को या ये व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के चक्कर में किसी अन्य संस्कृति का भी अंधानुकरण नहीं करें। भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का तो आप पालन ठीक से करें ही करें, लेकिन किसी भी अन्य संस्कृति का भी अंधानुकरण नहीं करें इस हीनता से बचने के चक्कर में। देखो एक बार, जैसे हमने कहा कि वहां हमें अपनी परंपराओं का अंधानुकरण नहीं करना है, तो व्यापक दृष्टिकोण या अपने आप को ज्यादा कूल दिखाने के चक्कर में, ज्यादा उदारवादी दिखाने के चक्कर में हम ऐसा नहीं करें कि हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण भी नहीं करें। हम ये भी नेहरू के अनुसार राष्ट्रवादी तत्व है हमारा। वे ही चीजें लें जो उस संस्कृति में श्रेष्ठ हैं और भारतीय संस्कृति में जो एडजस्ट की जा सकते हैं, स्वीकार्य कर सकते, स्वीकार्यता के साथ उनको पालन किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारी संस्कृति में कुछ अच्छे तत्व हैं, लेकिन क्या सारे के सारे तत्व ही अच्छे थे क्या उस समय जब नेहरू या आज़ादी से पूर्व का जो भारत था या वर्तमान जो भारत है उसमें भी सारे तत्व एक जैसे हैं, लेकिन क्या वो सारे ही एडजस्टेबल हैं, स्वीकार्य हैं क्या, या सबको मान्य हो सकते हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? नहीं है।
यानी भारतीय संस्कृति के भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको विदेशियों के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको विदेशियों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही विदेशी संस्कृति में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका अनुसरण हमारे द्वारा। अगर हम देखें हमारा जो चौथा बिंदु है, जिस बिंदु की अगर हम बात करें तो वो चौथा बिंदु था स्वर्णिम भविष्य की। देखिए आप, स्वर्णिम भविष्य की बात हमने अभी वहाँ भी की थी। वहाँ तो हमने कहा था कि भारत जो है वो अपनी वर्तमान आवश्यकताओं और प्राचीन जो परिवेश है उसमें एक समन्वय बनाने को लेकर सजग है, समन्वय बनाने की ओर प्रयत्नशील है। यानी वो क्या कर रहा है, उसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास वहाँ पर नहीं है। जैसा कि हमने पहले वाले तत्व में बात की थी कि हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम भविष्य को लेकर किस प्रकार से आशान्वित हैं या नहीं है। हमें पता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कथन है उनका, या उन्होंने ऐसा कहा इस विषय के लेकर कि भारत क्या कर रहा है, जाग रहा है। भारत क्या कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत जाग रहा है, सजग हो रहा है। वह अपनी पुरानी जो व्यवस्था है, उन पुरानी व्यवस्थाओं का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। भारत चारों तरफ देख रहा है। परिवर्तन होंगे। अब जाग रहा है, चारों तरफ देख रहा है, तो क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। लेकिन कितने ही परिवर्तन हो जाएं, कितने ही परिवर्तन हो जाएं, ठीक है, लेकिन जो अतीत है या अतीत के प्रति जो आस्था है वह निष्ठा बनी रहेगी। उस निष्ठा का भारतीय दिलों पर, हृदयों पर आधिपत्य बना रहेगा। जिस प्रकार, अगर इतना ही सेंटेंस तो और भी, लेकिन ये बात ध्यान रखें आप यहाँ तक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत क्या कर रहा है, जाग रहा है, नींद से उठ रहा है, आंखें खोल रहा है। और आंखें खोलने के बाद जिस प्रकार से व्यक्ति अपने चारों तरफ देख रहा है नया, अब यहाँ पर जागने का मतलब क्या है, या तो आज़ादी की बात भी ये तो आज़ाद हो रहा है, तब भी यही सेंटेंस काम करेगा। और दूसरा, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो तैयारी जो है उसको भी किससे जोड़ रहे हैं, ये भारत के जागने से। यानी वहां भारत जाग रहा है, देख रहा है कि चारों तरफ किस तरह की राष्ट्रवादी घटनाएं घट रही हैं, कौन कौन से राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व तो जागने को लेकर इस तरह के उनके विचार रहे हैं, राष्ट्र को लेकर। स्वतंत्रता के बाद बात हो रही है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर स्थापित हो रही हैं, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, किस गुट में भारत शामिल हो, किस गुट में भारत के शामिल नहीं होना चाहिए, या भारत को गुट निरपेक्षता का पालन करना चाहिए। इस तरह की नीतियों को लेकर उन्होंने कहा कि भारत जाग रहा है, चारों तरफ देख रहा है, कौन से विचार या कौन सी विचारधारा का पालन किया जाना चाहिए, या भारतीयों को किस सिद्धांत के अनुकूल आचरण करना चाहिए, किस तरह का उसका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की आइडियोलॉजी में भारत बिलीव करे, इस तरह की बात कर रहा है, देख रहा है। जिस तरह आप उठकर देखते हैं कि मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, घड़ी में देखते हैं लेट हो गए या नहीं, फिर उसके बाद अपनी मानसिकता तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हो रहा है या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तब उसके बाद वो देख रहा है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें अपने राष्ट्रवाद में या अपने विचारों में ऐड करनी चाहिए। तो चारों तरफ देख रहा है, परिवर्तन भी करेगा। निश्चित तौर पर भारत अपने भविष्य को लेकर आशान्वित है। भारत भविष्य में किस तरह की, या भारतीय जो व्यक्ति है या नागरिक है या जो भारतीय जो लोग हैं वो अपने आप में परिवर्तन करेंगे, और निश्चित है परिवर्तन होंगे। यानी ये परिवर्तन होंगे वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, हम भविष्य को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी भविष्य को सुंदर बनाने के लिए भारत, या भविष्य को हम अपने अनुसार ढालने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, वो परिवर्तन यहाँ करने ही पड़ेंगे। आगे वो करेंगे कितने ही परिवर्तन हो जाएं। इस कथन में उन्होंने कहा कि चाहे फिर कितने ही परिवर्तन हो जाएं, अपने भविष्य को लेकर आप कितने ही आशान्वित हो जाएं, कोई भी कार्यक्रम बना लें, लेकिन उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं आपका अतीत आपके साथ रहेगा, और ये अतीत आपको कहीं भी परेशान नहीं होने देगा, भ्रमित नहीं होने देगा। किसको लेकर, भविष्य को लेकर। भ्रमित नहीं होने देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा ये अतीत।
ऐसा करके ये जो अतीत है वो आपके भविष्य के लिए एक निर्णायक तत्व की भूमिका निभाएगा, निर्णायक तत्व की भूमिका निभाएगा। समझ में आ गई आपको बात? यानी एक सुखद भविष्य के लिए या भारतीयों का भविष्य जो कि अतीत से प्रेरणा लेकर या अतीत के मूल्यों पर या अतीत की जो विचारधारा है उस पर आधारित होगा, ये भी निश्चित है, उससे भी प्रेरणा लेगा, ये भी निश्चितता व्यक्त करें। और ये जो निश्चितता होगी वो कहीं ना कहीं भारतीयों के भ्रमित होने से दूर रखेगी और राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगी। और इस मार्गदर्शन के बाद उन्होंने कहा कि हम चाहे कितने ही सूट बूट पहन लें, टाई बेल्ट लगा लें, लेकिन हम अंदर से क्या रहेंगे? भारतीय रहेंगे। और उसी भारतीय तत्व को ही उन्होंने क्या नाम दिया है? राष्ट्रवाद का नाम दिया। भारतीय विश्व में कहीं भी चले जाएं आप, वो मूल्य जो भारत में भारतीयों में पाए जाते हैं वो उन्हीं मूल्यों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उस राष्ट्र के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए थोड़ा परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनकी जड़ में, उनके मन में या उनकी जो वास्तविक या नींव जो है वो कहीं ना कहीं भारतीयता से जुड़ी रहती है। इसी कारण वो वहाँ जाकर भी अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करते हैं। वहाँ तो वो व्यक्ति, यहाँ हम किसकी बात करें? भारत की। यहाँ भारत भी अपने या भारतीय भी अपने स्वर्णिम भविष्य की का निर्माण कर लेते हैं या निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, आशान्वित हैं। किसी तरह की कोई निराशा उनमें भारत को लेकर नहीं है, यानी उनका राष्ट्रवाद कहीं से भी निराशा के भाव में नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये पालन करने योग्य है, ये चीज़ पालन करने योग्य नहीं है, ये भारतीय परंपराएं हैं, ये विदेशी परंपराएं हैं, इनका पालन किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से इनका पालन नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की इस दुविधा में वो नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसके साथ। तो मैंने बताया आपको सेंटेंस के आधार पर इन्होंने भविष्य की स्थापना करने का जो विचार रखा है वो विचार कहीं ना कहीं भारतीयों को ये एक आश्वासन देता है कि आपका जो भी भविष्य होगा इस संदेहास्पद विश्व में, संदेहास्पद विश्व भी कहा इन्होंने, संदेहास्पद विश्व का मतलब हो गया डाउटेबल जो वर्ल्ड है, उस डाउटेबल वर्ल्ड में जो आप विचार रख रखे हैं उन विचारों को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के विचार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो विश्व है जिसका कोई निश्चित नहीं है, मैंने कहा निश्चित क्यों नहीं है, क्योंकि आज़ादी के समय कई राष्ट्र आज़ाद हो रहे हैं। ब्रिटेन ने अपना जो प्रभुत्व है उस प्रभुत्व को वहाँ से हटा लिया और उस प्रभुत्व को हटाने के बाद कई नई राष्ट्र, ये जो विश्व व्यवस्था है इस विश्व व्यवस्था में भी आमूलचूल क्या हुए? परिवर्तन हुए। और इन आमूलचूल परिवर्तनों ने इस विश्व को संदेहास्पद बनाया। वातावरण एकदम है, किस गुट में जाएं, किस गुट में नहीं जाएं, किस तत्व का पालन करें, किस तत्व का पालन नहीं करें, इस तरह के विचार उनको दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी हेल्प कौन करेगा? ये हमारा अतीत हमको गाइड करेगा, भ्रमित नहीं होने देगा। और इन दोनों के आधार पर हम क्या कर लेंगे? अपने स्वर्णिम भविष्य की स्थापना कर लेंगे। अपने से मतलब व्यक्तिगत भी और देश के आधार पर, यानी दोनों का भविष्य कैसा है? सुखद है, स्वर्णिम है। ऐसा मिस्टर नेहरू के राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमको आश्वासन दिया गया है। आगे चले, अगला जो है इनकी इस विचारधारा का जो मेन तत्व है उसको देखें। क्योंकि मैंने बताया साम्यवाद पूंजीवाद दोनों हमको भ्रमित कर रहे थे वहां। जन आस्था या जनशक्ति में विश्वास, ये हमने अंतर्राष्ट्रीयवाद में भी देखा था। देखें आप इसको, उन्होंने कहा कि मैं भारत माता से तात्पर्य, उन्होंने कहा कि मेरे लिए भारत माता लाखों करोड़ों लोग हैं। किसी व्यक्ति विशेष या मूर्ति विशेष को वो भारत माता नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए भारत माता लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, और मैं इनके कल्याण के लिए ही काम कर रहा हूं। और भारत माता की जैसे तात्पर्य
या मेरे लिए भारत माता की जय का मतलब क्या हो रहा है, मैं भारत माता की जय तो बोल रहा हूं लेकिन इनडायरेक्टली मैं इन लाखों करोड़ों लोगों की ही जय बोलता हूं। लोकतंत्र की सीधी सी बात है, हमने प्रजातांत्रिक में भी देखा था, तो लोकतंत्र सीधा सीधा किसको महत्व देता है, नागरिकों को, जनता को, उस देश में निवास करने वाले जो लोग हैं उन्हें किसके रूप में देखते हैं हम, भारत माता के तौर पर देखते हैं नेहरू जी। जब भी वो जय बोलते हैं मतलब इनकी जय, और इनकी जय बोलने मात्र का मतलब शाब्दिक रूप से जय नहीं, यहाँ पर इनकी जय से मतलब इन लोगों के, लाखों लोगों के लिए जब मैं कल्याण करूंगा या इनके विकास के लिए काम करूंगा, इनके संतोष के लिए काम करूंगा, इनकी समृद्धि के लिए काम करूंगा, और जब इन सब कामों को करने के बाद मेरे मन से जो भावनाएं निकलेंगी, क्योंकि ये राष्ट्र को भी तो इंडिकेट करते हैं, ये देश इनसे मिलकर ही तो बना है। देश के आवश्यक 4 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रशासन और संप्रभुता, मतलब प्रशासन का मतलब सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व हैं। तो उनमें से एक तत्व कौन है, ये नागरिक। तो इनका जय करना, इनका विकास करना, इनका कल्याण करना, इनको संतोष समृद्धि प्रदान करना भी इनडायरेक्टली किसको प्रदान कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र को डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भारत माता से मतलब ये लोग, पॉपुलेशन जो भारत की थी, और भारत माता की जय से मेरा मतलब किसी झंडे को, किसी नारे को, किसी महिला को या किसी पुरुष को या किसी मूर्ति को, किसी फोटो को जय करना नहीं। मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है भारत, या मेरा सीधा सीधा संबंध किससे है, भारत की जनता से, और भारत के लोगों या भारतीय जनता के कल्याण से संबंधित है मेरा राष्ट्रवाद, ऐसा नेहरू जी ने कहा। इसका मतलब वो भारतीय जनता की जो क्षमता है उस क्षमता में विश्वास करते हैं। भारतीय लोगों की क्षमता और भारतीय लोगों में आस्था को ही उन्होंने किसका नाम दे रखा है, राष्ट्रवाद का, भारतीयता का। नाम दिया किसने, नेहरू जी ने। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इनका मानवतावाद ही कहीं ना कहीं इनके सभी तत्वों पर विशेष तौर से प्रभाव रखता है। वो चाहे लोग प्रजातांत्रिक लोग समाजवाद हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रवाद हो, चाहे उनका दार्शनिक आधार हो उनके विचारों का, ये सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, मानव कल्याण से। इसलिए उन्होंने कहा कि हम या भारतीय जो लोग हैं वो जीतेंगे भी एक साथ और हारेंगे भी एक साथ। एक की हार सबकी हार मानी जाएगी, एक की जीत सबकी जीत, सबकी जीत एक की जीत मानी जाएगी, सबकी हार एक एक की हार मानी जाएगी। कहने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि हम जो भारतीय हैं प्रत्येक अपना अपना अंश रखते हैं राष्ट्रवाद में। इस भारत माता का प्रत्येक पुत्र जो है उनका बराबर शेयर है भारत में, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। या मेरे राष्ट्रवाद के अंतर्गत सभी लोग एक साथ एक सुर में भारत माता की जय बोलते हैं, और वो शब्द किससे जुड़ा हुआ है, मानव, आपके ही कल्याण से। यानी मैं जय बोल रहा हूँ तो मेरा भी कल्याण हो। प्रजा या नागरिक जो हैं वो जब यहाँ से संतुष्ट होकर जयकारा लगा रहे हैं, जय कर रहे हैं, भारत माता को संबोधित कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका भी कहीं न कहीं कल्याण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का समर्थन नहीं, किसी एक व्यक्ति का विरोध नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जनशक्ति में आस्था व्यक्त करके कहीं ना कहीं राष्ट्र में आस्था और भक्ति प्रदर्शित की है अपने विचारों में। ठीक है, आगे चलें। जो आखिरी हमारा तत्व है या परिभाषा है, विशेषता है, उसको देखेंगे। अब इसके अंतर्गत देखें आप,
भारत की स्वतंत्रता के समर्थक। अंग्रेजी पद्धति में शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। राजा राम मोहन राय भी समर्थक थे। शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी तरह से अंग्रेजी सरकार का समर्थन नहीं करते थे। आपको पता होगा कि इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में, यह मैंने पहले भी लिखाया था, तो मैंने वो आउटलाइन जो पहले लिखा रखी है उनको कहीं, अब आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, आपके समझने पर डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा या स्वतंत्रता का जो विधेयक था, पूर्ण स्वतंत्रता, इसको ऐसे लिख देंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का विधेयक क्या हुआ, पास किया गया, प्रस्ताव पास किया गया। और उसके बाद अगले साल से 1930 जनवरी में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, या 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा, यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी कि हमें अंग्रेजों से पूर्णतः मुक्ति चाहिए, हम किसी भी प्रकार से डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं करते, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और ऐसी बात कहने का कहीं ना कहीं अर्थ था कि वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, वो किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी संस्कृति का समर्थन नहीं करते थे। जैसा कि राजा राम मोहन राय या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस तरह का समर्थन जो किया गया, और बाद में तिलक के द्वारा भी इस प्रकार के विचार का समर्थन किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया, वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को पूर्णतः भारत राष्ट्र से चले जाना चाहिए, मैं उनके जाने का समर्थन करता हूँ। भारतीय अपने आप में इतना सक्षम है कि वो सभी आपदाओं विपदाओं से पार पा लेगा। भारत जिसमें अपनी अस्मिता और भिन्नता की तीव्र आकांक्षा रही, ऐसा उनका कथन है। देखो सेंटेंस एज इट इज आप लिखेंगे तो अच्छा भी रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि एज इट इज लिखने की, लेकिन नहीं हो पाए तो उससे सिमिलरिटी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप नेहरू की बात करें तो नेहरू के कथन अगर आपके पास होंगे, सेंटेंसेज आप उनका लेकर उपयोग करेंगे, तो आप ज़्यादा अपने आप को नेहरू से जुड़ा हुआ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी अस्मिता है, अपनी थाती है, अपनी एक विरासत है, तो उसको लेकर ही हम आगे चलेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको हटाकर, उसको रिप्लेस करके किसी और संस्कृति को एज इट इज लागू करने का हमारा कोई विचार नहीं है। हमारी जो वर्तमान में जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हम परिवर्तन तो कर सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसे पूरी तरह से हटाकर आपकी संस्कृति को या अंग्रेजी प्रशासन को भारत में स्थापित कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भारत खुद भी परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहा है, वो भी निरंतर परिवर्तन करना चाहता है, कर सकता है, कैपेसिटी रखता है, और अपने आप को समय के अनुसार ढालने में उसकी क्षमता भी। ठीक है, तो हमारा अपना एक अतीत है, स्वर्णिम अतीत है। स्वर्णिम भविष्य की तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा अतीत भी कैसा रहा है, स्वर्णिम अतीत रहा है हमारे पास। स्वर्णिम अतीत के आधार पर ही हम क्या करेंगे, अपनी शासन प्रणाली विकसित करेंगे, और इस शासन प्रणाली को विकसित करेंगे, और इस शासन प्रणाली को विकसित करने के लिए पहले आपको जाना होगा, यानी हम अंग्रेजी सरकार को हटाने का समर्थन करते हैं। भारत से जाने के समर्थक।
जबकि उस समय बाकी जो अंग्रेज सरकार के जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, जैसे मैंने आपको बताया गोखले हों, चाहे फिरोज शाह मेहता हों, चाहे कोई भी बड़े बड़े जो कांग्रेस नेता थे, वो सारे क्या कह रहे थे कि भारत को अगर स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, या मतलब उन्होंने तो मांगा ही नहीं कर सकते हो, भारत को अपने अंडर में रखें आप। राजा राम मोहन राय जो कांग्रेसी नहीं थे पूरी तरह से, तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब आप हमारे राज्य में, देश में रहें, कम से कम 40-50 साल तक और रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन नेहरू ने अन्य कांग्रेसियों के विरोध में जाते हुए ये कह दिया कि नहीं, भारत से अंग्रेजों का जाना ही उचित है, हम भारतीय किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सत्ता या सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा खुद का एक इतिहास रहा है, प्रशासन का अनुभव रहा है हमें, हमने भी राष्ट्र, देखो दिक्कत कहाँ आ रही है उनको, दिक्कत कहाँ आ रही है कि अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों का अपने एक यूनाइटेड एक सिस्टम रहता है, ब्रिटेन में हो चाहे कहीं भी चले जाएं आप, जबकि भारत का ऐसा नहीं है। भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा है, उनको मानने वाले विचारधारा के लोग अलग अलग हैं, उन विचारधाराओं के लोगों को समन्वित करना, उनमें एकता स्थापित करना ही वास्तव में राष्ट्रवाद है। नेहरू जी ने पहले ही बिंदु में ये कहा। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज ये कैपेसिटी नहीं रखते हैं, वो पूरी व्यवस्था में, पूरे भारत में एक शासन पद्धति का अनुसरण करना चाहते हैं। आप देखेंगे वर्तमान में भी ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, कहीं पर किसान बिल का समर्थन है, कहीं पर उसका विरोध है, कहीं उसको लागू किया जा रहा है, कहीं लागू नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ऐसे ले लेके कई विचार ऐसे हैं जहां पर पूरे भारत में एक राय नहीं बन सकती है। तो एक राय बनाने के लिए उन्हें उन स्टेट के हिसाब से, उन सरकारों के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और अंग्रेज अगर इस प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहेंगे, उनकी मानसिकता अलग थी, आज़ादी से पूर्व की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात तो कांग्रेस रही, और कांग्रेस का जो शासनकाल रहा वो प्रारंभ में इसी प्रकार रहा कि सभी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया जाए और एक एकीकृत या संगठित विचारधारा का पालन किया जाए, जो सबको स्वीकार्य हो, जो इस समय भारत में जो जितने भी जातियां, धर्म, संप्रदाय, वर्ग हैं, उन सबके बीच में स्थापित हो, मान्य हो। इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, संविधान जो बना उसमें भी हमने परिवर्तन किए। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसको सबके द्वारा स्वीकृति दी गई, एक तरह से संपूर्ण वर्ग, भारत का जो संपूर्ण प्रतिनिधित्व था, उस प्रतिनिधित्व ने वहाँ साइन करके उसको स्वीकृति प्रदान की। इसलिए आज हमारा संविधान संपूर्ण भारत में मान्य है, और संविधान में संशोधन भी इतने ज़्यादा नहीं है जितने अन्य संविधानों में हो चुके हैं। ठीक है, या कहीं कहीं तो पूरा संविधान ही बदल दिया गया। तो ऐसी हमारी जो प्रकृति है, वो प्रकृति अंग्रेजों से मैच नहीं करती है। अंग्रेजों की शासन पद्धति अलग है, अंग्रेजों की विचारधाराएं अलग हैं, उनके मूल्य, उनकी मानसिकता अलग है। उस मानसिकता के अलग होने के कारण ही नेहरू कह रहे हैं कि हमें भारत में अंग्रेजी शासन पूर्णतः विलोपित होना चाहिए, भारत से अंग्रेजी शासन पूर्णतः नष्ट हो जाना चाहिए, पूरी तरह से नष्ट होने का समर्थन कर रहे हैं वो। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रयास भी किए अपनी अध्यक्षता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये अपने आप में उस समय एक अलग, बहुत डिफरेंट बात थी, अंग्रेजों को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा कि अगर यदि भारत देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का बलिदान भी कर देते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। यानी इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने अंतिम समय तक या मरते दम तक आप भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अलावा उन्होंने जो था भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार के द्वेष को स्थान नहीं दिया, या उनके राष्ट्रवाद में, जैसा कि हमने पहले भी देखा, पूर्व पश्चिम में समन्वय करना चाह रहे हैं, पूर्व पश्चिम के समन्वय के साथ साथ अतीत और वर्तमान में समन्वय करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी प्रकार की घृणा या द्वेष या किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं को या कुरीतियों को, अंधविश्वासों को समर्थन नहीं देते हैं, वो चाहे वो भारत के संदर्भ में हो, चाहे वो विदेशी राष्ट्रों के संदर्भ में हो। इस प्रकार मिस्टर नेहरू के जो विचार हैं वो उन्हें राष्ट्रीय तत्वों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व बनाते हैं। उन्हें कहीं भी आप जाएंगे तो उनके विचारों के प्रति किसी भी प्रकार का वैर या किसी प्रकार का विरोध आपको दिखाई नहीं देगा। वो संपूर्ण विश्व को एक मानव समूह के रूप में देखते थे और उसी के कल्याण के लिए काम करते हुए उन्होंने भारतीयों को भी वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इस प्रकार की विचारधारा उन्होंने विकसित की जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व की विचारधाराओं को वो प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानी भारतीय कहीं भी अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तत्व ऐसे मिलेंगे जो कि भारतीय संस्कृति में भी शामिल है और उनकी संस्कृति में भी शामिल होते हैं।
यही राष्ट्रवाद जो था, उस राष्ट्रवाद ने ही मिस्टर नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, अब हमारे राष्ट्रवाद समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे नेहरू के जो विचार थे, उन विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है गांधी जी के संपर्क में रहकर। तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने राष्ट्रवाद को और अंतर्राष्ट्रीयवाद को इस प्रकार से कनेक्ट किया कि वो दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बन गए। जैसे समाजवाद और लोकतंत्र को इन्होंने मिला दिया, ऐसे राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को मिलाने में या समन्वय में भी नेहरू जी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखो कल घंटे की क्लास में गांधी नेहरू की तुलना कर लेंगे या मार्क्सवाद के साथ उसकी तुलना कर लेंगे। इसके साथ हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, नेहरू जी का खत्म हो जाएगा। फिर आप उसके बाद देखें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं या किन किन प्रश्नों को आप देखना चाहेंगे। पुराने प्रश्नों को देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। वही अतीत वाली बात हो गई, उसको वर्तमान से कनेक्ट करेंगे तब आप भविष्य में एग्जाम दे पाएंगे। एक एग्जाम्पल इसको देखें आप, अतीत क्यों देखना जरूरी है, पिछले प्रश्न क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि वो अतीत है हमारे एग्जाम्स के, हमारे पेपर्स के। ठीक है, तो उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो आपको वर्तमान में पता लगेंगे। आज आप देखेंगे हो चुकी वो घटनाएं, उनको आज विश्लेषण करेंगे, तब आप भविष्य के लिए तैयार होंगे। तब आप भविष्य का पेपर का एक आइडिया लगाएंगे कि और क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के हमें उत्तर आंसर्स तैयार करने होंगे। इस तरह की धारणाएं डेवलप हो जाती हैं, इस तरह का डेवलपमेंट होता है वहाँ, और उसकी हेल्प से आप अच्छे नंबर लेने, यानी आपका जो सुखद भविष्य है वो आप इस विश्लेषण से, इस प्रकार की मेहनत से, वर्तमान की मेहनत से आप अपने आप को भविष्य के एग्जाम के लिए क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो जो अच्छी तैयारी करेंगे उनका भविष्य कैसा है, स्वर्णिम भविष्य निश्चित है। और जो अच्छी तैयारी नहीं करेंगे वो फिर चोट खाएंगे, उनको परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसा ही समन्वय उन्होंने किया था, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका भविष्य स्वर्णिम होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप उन पेपरों को देखें, उन क्वेश्चंस को देखें, और फिर उसके बाद फिर मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए तैयार रखें अपने आपको। निश्चित तौर पर आपकी क्लासेस शुरू हो सकती हैं, तो आप टेंशन नहीं लें, और इन नोट्स को राइट डाउन करने का कर लें आप। ठीक है, राइट डाउन करने के बाद जब आप कुछ पूछेंगे तो जब आप लिख लेंगे तो कुछ आपके दिमाग में जाएगा, और फिर जब आप पूछ लेंगे उसको या उसके बारे में चर्चा कर लेंगे तो वो आपकी फिक्स मेमोरी जो है, स्थायी जो मेमोरी है, उसमें चला जाएगा, याद हो जाएगा आपको। थोड़े एग्जाम्पल्स को देखें, आसपास की घटनाओं को देखें, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो घट रही हैं उनको देखें, क्योंकि जैसे हमने बात कही थी अहिंसा की, वो भी अंतर्राष्ट्रीय तत्व है और वो गांधी जी की देन है, और गांधी जी की देन होने के साथ नेहरू जी भी उसके प्रशंसक थे। तो इसका मतलब कई ऐसे तत्व हैं जो गांधी और नेहरू में समान है। तो इसकी चर्चा और कर लेंगे, जहाँ जहाँ विरोध है उसकी करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।